हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। दिस इज़ अंकुर पवार और आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। देखिए, जब आप नाबार्ड के कोई भी नाबार्ड का जब आप एग्ज़ाम देंगे तो उसके अंदर आप क्या देखेंगे कि जो प्रीवियसली एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इवन अगर आप किसी भी तरह का कोई दूसरा एग्ज़ाम भी अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनसे बहुत तरह के सवाल जो है पूछे जाते हैं। जैसे कि कई बार अगर बेसिक से बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं शॉर्ट फॉर्म देकर, या फिर उनके फाउंडेशन जो जिस साल में वो फॉर्म हुई है उस साल का ईयर पूछ लिया जाता है, ईयर को क्वेश्चन में पूछा जाता है, या फिर उनके हेड कौन हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ उनके मेंबर हैं। इस तरह के जो सवाल है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है जो हर किसी एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग नाबार्ड। ओके, सो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये वो हैं जो हम आज के लेक्चर में शामिल करेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जिनसे सवाल जो प्रीवियसली पूछे भी गए हैं और मोस्ट प्रोबेबली कि आने वाले एग्जाम में भी ये सवाल पूछे जाएं। तो क्योंकि हमें प्रीवियस जो एग्जाम्स हैं उनसे आइडिया मिलता है कि किस तरह के जो सवाल है आगे पूछे जा सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट जो हमने क्या कर रखा है पूरा एक एनालाइज कर रखा है प्रीवियस एग्जाम्स को, और उसके बेस पे हम आज जो है ये जो आगे के जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में जो है आज देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये हमारी सिलेक्शंस हैं जो कि नाबार्ड के अंदर हमने 2021 के अंदर हासिल की हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाया था वो सिलेक्ट हुए हैं। और इसके अलावा अगर बात करें ये 2022 की सिलेक्शंस हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं 45 जो सिलेक्शंस हैं वो जो स्टूडेंट्स की है वो हुई हैं। इन्होंने जो तैयारी है वो अपनी हमारे साथ अपनी की है, उसके बाद ये जो है इनको सिलेक्शन हासिल हुई है। आप भी इनमें से एक हो सकते हो। ठीक है, जो कोर्सेज़ हैं हमारे उनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल होंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट भी है avipedia.abhimanyu.com, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस। आपने बहुत बार न्यूज़पेपर्स के अंदर या फिर मैगजीन के अंदर यूनाइटेड नेशंस का नाम जो है वो सुना होगा। एक्चुअली में ये है क्या और इसका पर्पस क्या है, क्यों हमें बार बार यूनाइटेड नेशंस के बारे में सुनने को मिलता है न्यूज़पेपर्स के अंदर। इवन अगर हम बात करें तो जिस टाइम पे कोरोना वायरस आपका आया था उस टाइम पे WHO के बारे में हमने बहुत सुना था। ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें WHO के बारे में पहले नहीं पता था, बट कोरोना वायरस जिस टाइम पे आया था उसके बाद WHO की वार्निंग्स कॉन्टीन्यूसली जो एडवाइजरीज थी वो इशू की गई है, नेशनल लेवल पे भी की गई थी और इंटरनेशनल लेवल पे WHO के द्वारा शुरू की गई थी। दैट WHO ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशंस एक्चुअली में क्या है ना कि देखिए, यूनाइटेड नेशंस के मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपके साथ शेयर कर देता हूँ और उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या पर्पस था और क्या अभी कर रहे हैं हम। देखिए, हुआ क्या कि जिस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी आपकी, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पूरा वर्ल्ड था वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक तो वो लोग जो कि अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिन्होंने विक्ट्री मिली थी जिसके अंदर USA, रशिया, ये सब कंट्रीज आ जाएंगी, और दूसरी वो जो हारी थी। ठीक है, जैसे कि जर्मनी की हम बात करें तो अब हुआ क्या था ना, लगभग यूरोप की बड़ी बड़ी मेजर कंट्रीज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर इन्वॉल्व थी। ठीक है, तो उससे हुआ क्या कि वॉर में देखिए एक चीज़ तो बड़ी सिंपल सी है, किसी को जीत मिले किसी को हार मिले, ये अलग अलग मुद्दा है, बट द थिंग इज़ कि नुकसान दोनों तरफ से होता है। और कई बार जो जीतने वाले कंट्री है या पार्टी है वो जीत तो जाती है बट उसका नुकसान इतना ज़्यादा होता है इकोनॉमिकल लेवल पे, या फिर किसी भी रिसोर्सेज जो हैं वो इतने ज़्यादा डिप्लीट कर जाते हैं कि दोबारा से उसको रिवाइव कर पाना पहले वाली स्टेज पे बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, ठीक है, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई। अब आपको क्या लगता है कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है इसीलिए वो इजीली नहीं हो पाती, इजीली इन द सेंस कि मतलब कोई भी छोटी मोटी चीज़ पे तीसरी वर्ल्ड वॉर नहीं स्टार्ट हो जाएगी, ये बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। क्योंकि तीसरी वर्ल्ड वॉर जब होएगी तो उसमें न्यूक्लियर आर्म्ड जो कंट्रीज़ हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी, ज़्यादा चांसेस है। और अगर वो न्यूक्लियर आर्म नहीं भी होंगी तो जो कंट्री पार्टिसिपेट कर रही होगी वर्ल्ड वॉर के अंदर उसकी सपोर्ट में हो सकता है न्यूक्लियर आर्म कंट्री कोई आ जाए। तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स का अगर यूज़ किया जाएगा तो
उससे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा और उससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर ये सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर में डेफिनेटली अगर होती है तो ये सब चीज़ों का यूज़ हो सकता है, जिससे बहुत ही भयंकर परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। खैर, यही सब चीज़ें सोचकर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हैं, ये यूनाइटेड नेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन की गई, ठीक है। 1945 में ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी फॉर्मेशन की गई। इसके अंदर 5 परमानेंट ऐसे मेंबर थे जो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा ताकतफुल थे, उन्हीं को 5 परमानेंट मेंबर बनाया गया, जिसमें आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम जो आपका इंग्लैंड है, उसके बाद बात करें आपका जो फ्रांस है, उसके बाद यूएसएसआर था उस टाइम पे, अभी की बात करें रशिया और चाइना। तो ये 5 ऐसी कंट्रीज थी जो कि उस टाइम पे से लेकर आज तक 5 परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो 193 अदर मेंबर्स हैं और लगभग ऑल ओवर वर्ल्ड में सभी कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस की मेंबर हैं, ठीक है। इसका जो मेन पर्पस था, मैंने बताया आपको कि किसी भी तरह से थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी कोई सिचुएशन पैदा ना हो, तो इंटरनेशनल लेवल पे जो पीस है एंड सिक्योरिटी है वो इसका मेन पर्पस है और उसी के लिए अभी तक सर्व कर रहा है। ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड नेशंस में जब आपकी ये फॉर्मेशन की गई तो ये पहला कोई आइडिया था, मतलब पहली बार कुछ ऐसा हुआ था, नहीं। लीग ऑफ नेशन एक आपका पहले से ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन हुई थी, उसी का आगे ये जो मॉडिफाइड वर्जन है यूनाइटेड नेशंस। और ये जो लीग ऑफ नेशन है ये आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आपका लीग ऑफ नेशन बनाया गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। पर्पस दोनों का सेम है, लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा, मतलब ये लीग ऑफ नेशन उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं थी, तभी तो सेकंड वर्ल्ड वॉर जो पॉसिबल हो पाई थी। लेकिन अगर आप देखेंगे यूनाइटेड नेशंस की जब फॉर्मेशन होगी उसके बाद अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर के चांसेस नहीं बन रहे हैं। और वैसे भी अगर कुछ इस तरह का होता है तो यूनाइटेड नेशंस मेडिएशन का काम ज़रूर करते हैं, मध्यस्थता का काम करते हैं, ओके। सो जो लीग ऑफ नेशन था उसके बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है। तो उसका जो फॉर्मेशन हुई थी वो 1919 में हुई थी, ठीक है, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन 1945 के अंदर हुई थी। 5 इसके परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है, आप याद रखेंगे। परमानेंट मेंबर मैंने आपको बताया कौन कौन से हैं। और इनके जो अभी चीफ हैं वो कौन है, सेक्रेटरी जनरल जो है वो एंटोनियो गुटेरेस जो है, ये नाम है इनका। तो 2-4 चीज़ें हैं आप इसके अंदर याद रखेंगे, क्योंकि यहीं से सवाल पूछा जाता है और यहाँ से सवाल आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बिकॉज क्योंकि जो इसकी फॉर्मेशन हुई है उसमें इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। देखिए 2015 के अंदर इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसकी फॉर्मेशन हुई थी और ये जो फॉर्मेशन है इसमें इंडिया एंड फ्रांस का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इन्हीं की वजह से ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसकी पॉसिबल है ये हो पाया, ये इसकी फॉर्मेशन हो पाई। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप देखेंगे कि हम क्या करते हैं ना, आए दिन हम न्यूज़पेपर्स के अंदर या मैगजीन्स के अंदर पढ़ते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न क्या है कि जो एनर्जी है हमें, क्योंकि कोई भी सेक्टर है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कोई भी सेक्टर है, उसकी डेवलपमेंट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया मान लो, उसकी डेवलपमेंट के लिए क्या है, उस मैन्युफैक्चर करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और वो एनर्जी जो है वो कहाँ से मिलती है, वो एनर्जी मिलती है हमें इलेक्ट्रिसिटी से, कोयले से, या फिर मतलब इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलेगी, कोयले से, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक मिलती है पानी से, डैम वगैरह बना के, ये सब चीज़ें। तो मेजरली अगर बात करें तो इंडिया के अंदर क्या है, मेजर जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन है, एनर्जी की प्रोडक्शन है, वो कोयले के थ्रू होती है। और कोयले से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का एक नुकसान ये है कि आपके एटमॉस्फेयर के अंदर हार्मफुल गैसेज रिलीज होती हैं और उसकी वजह से आपकी जो ग्रीन जो आपका ये मतलब जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो आपकी ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होती है, ठीक है। ओजोन लेयर डिप्लीट होने की वजह से हार्मफुल रेडिएशन इजीली अंदर आ सकती हैं और अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से ओशंस के अंदर सी लेवल बढ़ जाएगा और बहुत सारे शहर डूब जाएंगे। खैर, बहुत सारी चीज़ें होंगी अगर आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है कंटिन्यूसली बढ़ती रहे। तो उसी को स्टॉप करने के लिए या फिर उसको कम करने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसकी फॉर्मेशन की गई। पर्पस इसका सिर्फ यही होगा कि जो सोलर है, मतलब सन से आने वाली सनरेज है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट की जाए और उस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाए इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। जैसे कि सोलर पैनल्स हो गए, वो सोलर सेल्स हो जाते हैं, वो सब उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब कुछ जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का काम है।
अब इसमें होगा क्या कि जो गरीब देश हैं, जो पुअर कंट्रीज़ हैं, उनको इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस से जो मदद है वो भी मिलती है एज जैसे कि मान लीजिए कोई कंट्री है, वहाँ पे बहुत बड़ा सोलर कोई प्लांट जो है वहाँ पे लगाना है, तो कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकती है वो, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उनको बजट प्रोवाइड करेगी, पैसा देगी, सोलर पैनल्स प्रोवाइड करेगी, ताकि वहाँ पर वो सोलर पैनल लगा सके। अब इससे होगा क्या, हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं है या फिर ऑर्गेनाइजेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा उस टाइम के लिए नहीं है लेकिन आने वाले टाइम के लिए ज़रूर है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी है जो वो सन की रेज से प्रोड्यूस कर पाएंगे, सन रेज से कर पाएंगे, ठीक है, और इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इसलिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसकी फॉर्मेशन की गई थी। आप क्या याद रखेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज़ है जिनके जॉइंट उससे ये आपका जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसकी फॉर्मेशन हुई है। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप याद रखेंगे। इसके जो मेंबर्स हैं टोटल 106 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने आईएसए का जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फ्रेमवर्क है उसको साइन किया है। और अभी इसके जो चीफ है आपको देखने को मिलेंगे वो अजय माथुर है उनका नाम, ठीक है। वो इसके गुड़गांव में ही आपको देखने को मिलेंगे अजय माथुर, वहाँ पे ही इसके जो हेड है हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपके इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में था। नेक्स्ट अगर बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसके बाद इसका नाम आपने कई बार सुना होगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जब भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हमें IMF के बारे में ज़रूर पढ़ने को मिलता है। एज यू कैन सी जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, नाम से यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फ़ंड प्रोवाइड करता है, पैसा प्रोवाइड करता है कंट्रीज़ को। कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपके उसके लिए भी पैसा मिलता है, ठीक है। ऐसी कंट्रीज़ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है जिनको फंड्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, उनको IMF की तरफ से लोन भी मिलता है। इसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो देखिए 1991 के अंदर इंडिया के अंदर आपने शायद इकोनॉमिक्स के अंदर सुना होगा या पढ़ा होगा, 1991 के अंदर इंडिया की जो हालत थी वो कुछ इस तरह से हो गई थी कि हमारा जो ट्रेड था वो बहुत ज़्यादा डेफिसिट में चल रहा था, हम बहुत घाटे में थे। इंपोर्ट्स जो थे वो करने के लिए, इंपोर्ट मतलब हमने अपने देश के अंदर कोई सामान मंगाने के लिए सिर्फ हमारे पास इतना ही पैसा था कि हम 2 हफ्ते का ही सामान जो है या फिर फूड ग्रेन्स है या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें रिक्वायरमेंट थी देश को, वो मंगा सकते थे। जो कि एक बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन थी, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए सिर्फ 2 हफ्ते का ही पैसा हमारे पास रह गया था। उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने IMF से हेल्प मांगी थी, तो IMF ने जो लोन है वो दिया था। इंडिया ने जो अपना गोल्ड था वो IMF के पास रखा और वहाँ से IMF से जो लोन है इंडिया को मिला था ताकि इंडिया अपनी इकोनॉमी को दोबारा से रिवाइव कर सके, ठीक है। उसके साथ IMF ने बहुत सारी जो छोटी छोटी कंडीशन रखी थी जिसके अंदर अपनी इकोनॉमी को ओपन करना, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी पहले क्लोज्ड इकोनॉमी थी। क्लोज्ड इकोनॉमी इन द सेंस कि यहाँ पर बाहर के जो कोई भी कंपनीज है इजीली आकर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप नहीं कर सकते थे, कोई भी बिजनेस नहीं चला सकते थे। बट उसके बाद क्योंकि हमें शर्तें माननी पड़नी थी तो उसके बाद हमने इकोनॉमी को ओपन किया और काफ़ी हद तक उसका फ़ायदा भी इंडिया को मिला है, ठीक है। सो ये वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। अभी अगर देखा जाए तो 1993 वही वाला टाइम पीरियड है, उसके बाद इंडिया ने कभी भी IMF से किसी भी तरह की कोई मदद जो है वो नहीं ली है, ठीक है। ये जो आपका IMF होता है इसके अंदर जितने भी मेंबर कंट्रीज़ होती हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो इसके बोर्ड के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। इसको जो फंड मिलता है वो जो जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनसे फंड जो है IMF को मिलता है और फिर वो आगे किसी भी पुअर कंट्री को जो है वो प्रोवाइड करते हैं। क्रिस्टलिना जॉर्जी, ये आप नाम याद रखेंगे, ये IMF के हेड हैं, ठीक है। तो इनका नाम आप ज़रूर याद रखेंगे, आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करें नाटो के बारे में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। रशिया यूक्रेन के वॉर के बारे में आपको पता होगा। उस वॉर में एक रीज़न, सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न नाटो का भी है, ठीक है। नाटो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फॉर्मेशन की अगर बात करें तो 1949 में ये फॉर्मेशन हुई थी और ये आपकी ऑल्सो कॉल्ड दी वॉशिंगटन ट्रीटी। इस जो ये ट्रीटी है इसको वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। 1949 में ये साइन हुई थी और इसका रीज़न क्या था उसके बारे में बात करें तो देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मैंने बताया कि आपकी जो विनिंग कंट्रीज़ थी, जो कंट्रीज़ जीती थी, उन्होंने क्या किया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन की। लेकिन हुआ क्या कि जो रशिया और USA था वो 2 मेजर पार्टीज़ थी जिनके बीच में डिफरेंसेस थे, तो डिफरेंस जो थे वो बढ़ते जा रहे थे, लगातार बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी में डिफरेंस है। रशिया सोशलिज्म को फॉलो करता है, अमेरिका कैपिटलिज्म को फॉलो करता है। तो अमेरिका को डर था कि जो रशिया है यूरोप पे अपनी आइडियोलॉजी के थ्रू जो है वो
इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा, और उससे बचाने के लिए अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए ये एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन की। ठीक है, करंटली अगर बात की जाए तो इसके 30 मेंबर्स हैं, और इसका मेन जो पर्पस ये था, आप यहाँ पे इमेज में देखेंगे ना, तो ये जितना भी ब्लू कलर में है वो सारे नाटो नेशंस हैं। ठीक है, इसमें आपको यूरोप का भी बहुत बड़ा हिस्सा नज़र आ जाएगा, जो कि नाटो जो ट्रीटी है इसके अंदर है। अब देखिए इस ट्रीटी के अंदर है क्या ना, कि इसमें जितनी भी कंट्रीज़ है वो एक दूसरे को डिफेंस रिलेटेड सपोर्ट प्रोवाइड करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं। नाटो के किसी भी मेंबर पे अगर अटैक होता है, इट मीन्स कि जितने भी अदर मेंबर्स हैं उनके ऊपर वो अटैक है, तो दूसरी जो कंट्रीज़ हैं वो इजीली उस वॉर में इन्वॉल्व हो सकती हैं। अब अगर आप ध्यान देंगे कि तो यहाँ पे जो अमेरिका है वो यूरोप के बहुत सारी कंट्रीज़ जो है नाटो के मेंबर है, तो ईजिली अमेरिका किसी भी तरह से यूरोप में जितने भी कंट्रीज़ हैं उन पे अगर किसी भी तरह का कोई अटैक होता है, कोई इन्फ्लुएंस होता है, तो अमेरिका वहाँ पे आ सकता है। तो ये दिस इज़ द सोल पर्पस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए नाटो की फॉर्मेशन की गई थी, ताकि अमेरिका अपने आप को सिक्योर फील कर सके, यूरोप के अंदर यूएसएसआर का या फिर रशिया का इन्फ्लुएंस ना बढ़ पाए। जो इसके हेडक्वार्टर्स हैं वो आपको ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर देखने को मिल जाएंगे, ये भी आपका यूरोप के अंदर हैं। और अगर बात करें जो यहाँ पे डायरेक्टर होंगे उनका नाम है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है, ये नाम आप याद रखेंगे। 2-3 चीज़ें हैं वो पूछी जाएगी, फॉर्मेशन, हेडक्वार्टर्स, मेंबर्स, या फिर हु इज़ हेडिंग, या फिर कौन आपका लीड कर रहा है। तो ये आप 3-4 चीज़ें ज़रूर याद रखेंगे। उसके बाद बात करें रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, RCEP, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑल्दो इंडिया इसका मेंबर अभी नहीं रहा है, बट हाँ पहले इंडिया इसका मेंबर हुआ करता था। देखिए है क्या ना, कि अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो आप क्या देखेंगे ना, कि इंडिया की आजकल जो फॉरेन पॉलिसी है वो कुछ इस तरह की है कि वो जो साउथ ईस्ट में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ ज़्यादा लीन टूवर्ड द साउथ ईस्ट एशिया। वाई? क्योंकि इंडिया को ऐसा लगता है कि इंडिया के जो इंटरेस्ट है वो अगर अमेरिका, रशिया, इन बड़ी बड़ी कंट्रीज से फ्रेंडली रिलेशन होगा, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। बट अगर आपके साउथ ईस्ट एशिया में अच्छे रिलेशंस नहीं है, जो आपके बिल्कुल नेबरिंग कंट्रीज़ है, तो इंडिया के लिए वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का जो लीन है पिछले 5-10 सालों से कुछ ऐसा हो गया कि वो साउथ ईस्ट की तरफ ज़्यादा झुकाव हो गया है। तो साउथ ईस्ट में क्या है ना, कि एशियन कंट्रीज, एशियन मेंबर्स है, एक ऑर्गेनाइजेशन है एशियन, उसके अंदर अलग अलग मेंबर्स है, जैसे कि देख सकते हैं आप इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रूनी, वियतनाम, इस तरह से बहुत सारी कंट्रीज है जो कि एशियन की मेंबर है। ठीक है, उसके बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है FTA, ये आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसके फुल फॉर्म है। इसके अंदर जो पार्टनर्स हैं वो आपके ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया है। तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या किया कि अपने एक जो कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर इन्होंने डिसाइड किया, 2012 में ये एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ था। इसकी एशियन की मीटिंग थी, वहाँ पे 2012 में ये डिसाइड किया गया कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी जिसके अंदर क्या होगा, हम अदर कंट्रीज़, अदर मतलब एशियान की तो कंट्रीज़ है ही हैं, वो ऑलरेडी एशियान में मेंबर्स हैं, FTA की अलग है, इन तीनों को जोड़ दिया जाएंगे, ये एशियान, FTA और उसके बाद RCEP वाली, मतलब कौन सी, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान, इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना, ये सारी क्लब कर दी जाएंगी। और इनमें क्या होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर जो आपके टैक्सेस लगते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैवी टैक्सेस लिवाइव किए जाते हैं, वो नहीं होंगे। इजीली जो ट्रेड है वो हो सकता है। साउथ ईस्ट एशिया में जो सिक्योरिटी है वो उसको स्टेबल किया जाएगा। ये सब चीज़ें थी, लेकिन दिक्कत क्या थी कि इंडिया ने ये जो एग्रीमेंट था 2012 में साइन तो किया, बट इंडिया ने क्या नोटिस किया कि 2-3 साल के बाद इंडिया ने नोटिस किया कि इस ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से इंडिया को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। दैट मीन्स इंडिया एक्सपोर्ट तो कम चीज़ें कर रहा है, बट इंपोर्ट बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और इंपोर्ट से क्या होता है, मान लीजिए आप बेच कम रहे हैं, आप बेच कम रहे हैं, खरीद ज़्यादा रहे हैं, तो आप लॉस में हैं। ठीक है, तो सेम चीज़ इंडिया के साथ भी यहाँ पे हो रही थी, इस वजह से इंडिया ने इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया। ठीक है, और हो क्या रहा था कि चाइना अपना जो जितना भी मटेरियल था, चीप मटेरियल, वो सारा इंडिया के अंदर डंप कर रहा था। डंप इन द सेंस कि डायरेक्टली चाइना से इंडिया के अंदर इंडिया में इंपोर्ट हो रहा था, या फिर किसी और कंट्री के थ्रू हो रहा था। तो इंडिया की खुद की डोमेस्टिक मार्केट जो थी वो नीचे जा रही थी, इंडिया की ट्रेड जो था वो डेफिसिट हो रहा था। इस वजह से इंडिया ने RCEP को छोड़ दिया। खैर, आपके लिए जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो आपको यहाँ पे बता दी गई है, आप उतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ योर SAARC, फुल फॉर्म है आपके साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। एज यू कैन सी, साउथ एशियन एसोसिएशन,
तो ये साउथ एशिया के बारे में ही बात हो रही है। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो सार्क जो है, इसका जो चार्टर है वो साइन हुआ था आपका ढाका में 1985 के अंदर। द रीजनल कोऑपरेशन इन साउथ एशिया वॉज फर्स्ट रेज्ड इन द नवंबर 1980। 1980 के अंदर ये साउथ एशिया के अंदर रीजनल कोऑपरेशन वाला जो आइडिया था सबसे पहले उठा था, और उसके बाद 1985 में ढाका में, मतलब बांग्लादेश के ढाका में ये जो चार्टर है वो साइन किया गया था। इसके अंदर आपकी जो फाउंडिंग कंट्रीज़ हैं उसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया भी है, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका है। ये फर्स्ट टाइम आपकी मीटिंग हेल्ड हुई थी 1985 में, मतलब सार्क की फॉर्मेशन हुई 1980 में, और 81 में इनकी जो है फर्स्ट मीटिंग हेल्ड हुई। हेडक्वार्टर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे काठमांडू, नेपाल में सार्क का हेडक्वार्टर है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। मेंबर्स की बात करें, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल और पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सारे आपके सार्क कंट्रीज़ हैं। मेन पर्पस क्या है इनका? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड टूरिज्म, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, नेचुरल डिजास्टर, ये सब चीज़ें भी इसी के अंदर आती हैं। मोहम्मद गुलाम सरवार ये इनके हेड हैं, ठीक है, अभी जो मतलब लीड कर रहे हैं सार्क को, ठीक है। तो ये नाम, हेडक्वार्टर्स और फुल फॉर्म, ये सब चीज़ें आप मेंबर याद रखेंगे। ये आपकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए था। आगे अगर बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज़ द पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उसी का हिस्सा है। यूनिसेफ के बारे में आपने सुना होगा, यूनिसेफ भी यूनाइटेड नेशंस का ही पार्ट है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स वाला ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो भी यूनाइटेड नेशंस का ही पार्ट है, मतलब अदर बॉडीज़ हैं आती यूनाइटेड नेशंस के अंदर ही हैं। उसी तरह से आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। स्पेशलाइज इन दी हेल्थ, फाउंडेड इन दी 1948 की अगर बात करें, वहाँ पे इसकी फॉर्मेशन हुई है। इट्स हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड के अंदर है, स्विट्ज़रलैंड, यूरोप, ठीक है। 194 टोटल मेंबर्स हैं इसके अंदर, और ये 150 कंट्रीज़ के अंदर इनके ऑफिसेज हैं। WHO की, जब आपके कोरोना आया था उस टाइम पे WHO ही था वो जो एडवाइजरी इशू कर रहे थे। और इसकी जो मेन जिम्मेदारी होती है वो क्या होता है ना, कि किसी भी तरह की कोई न्यू जो बीमारी है, जैसे कि कोरोना वायरस आया था, उसकी एडवाइजरी इशू करना, कोई भी जो बीमारी है उसका डिसाइड करना कि वो आपका एंडेमिक है, पेंडेमिक है, किस कैटेगरी में से रखेंगे। और जैसे पोलियो प्रोग्राम हो गया वो आपका WHO ही रन करता है। ट्यूबरक्लोसिस हो गया, TB का जो प्रोग्राम है ऑल ओवर द वर्ल्ड में वो WHO ही रन करता है। तो इसका सोल पर्पस यही है, हेल्थ से रिलेटेड, ओके। और कोई भी कंपनी कोई भी जो कंट्री है WHO की मेंबर बन सकती है। ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज WHO की मेंबर है, ठीक है। अभी टेड्रोस, इनको आपने देखा होगा न्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा ये देखने को मिले थे जिस टाइम पर आपका कोरोना वायरस आया था। तो ये इनका नाम है टेड्रोस अधानोम गैब्रिएल। तो ये नाम आप याद रखेंगे, ठीक है, ये नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए, इनमें बहुत ज़्यादा कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखने की कोशिश करनी है। उनके फुल फॉर्म पहले याद होने चाहिए, हेडक्वार्टर्स है यहाँ कहाँ पर है याद होनी चाहिए, कितनी कंट्री मेंबर है याद रखना होना चाहिए, और उसके बाद कौन इनके डायरेक्टर जनरल है, फिर सेक्रेटरी जनरल है, जो भी पोस्ट है उनकी मेन है वो कौन है वो आपको याद रखना है। और अगर कोई भी, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो उसके फाउंडिंग मेंबर इंडिया है, तो आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि क्या इस ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडिंग मेंबर्स में इंडिया था या नहीं था, ठीक है। तो वो आपको चीज़ डेफिनेटली याद रखने की कोशिश करनी है। अगेन दिस इज़ आवर सिलेक्शंस जो कि हमने 2021 में हासिल की हैं, एंड ये हमारे 2022 की सिलेक्शन है। 45 प्लस सिलेक्शंस हमारे नाबार्ड के अंदर हैं। हमने ये जो रिज़ल्ट हासिल किया है ये इसी तरह से किया है, क्योंकि हमारे जो कोर्सेज़ होते हैं उसमें स्पेसिफ़िकली हम ये फोकस करते हैं कि क्या चीज़ आपकी एग्ज़ाम का ट्रेंड किस तरह से रहा है पिछले कुछ ईयर्स में, और क्या पॉसिबिलिटी है आने वाले अगले एग्ज़ाम्स के अंदर। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। आगे अगर बात करें तो ये जो कोर्सेज़ हैं, अगर आप इनको परचेज़ करना चाहते हैं तो सिंपली क्या करना होगा आपको, हमारी वेबसाइट है वहाँ पर आप जा सकते हैं, abhipedia.abhimanyu.com, ठीक है। वहाँ पर आपका चूज़ एग्ज़ाम का ऑप्शन है, सबसे ऊपर आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और हमारे साथ पढ़ सकते हैं। अगर नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड का सेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, रेगुलेटरी बॉडी एग्ज़ाम्स के अंदर असिस्टेंट मैनेजर एग्ज़ाम, यहाँ पे ये नाबार्ड का पोर्शन ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए आपके पास
वीडियो कोर्सेज अवेलेबल है, टेस्ट कोर्सेज अवेलेबल है और यहाँ पे छोटे कोर्सेज भी अवेलेबल है। छोटे कोर्सेज इन द सेंस कि मान लीजिए आप कंप्लीट कोर्स नहीं बाय करना चाहते तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि फार्म एंड एग्रीकल्चर वाला जो सेक्शन है कोर्स है आप वो बाय कर सकते हैं 124 के अंदर, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट 149 के अंदर है। और प्रेजेंट उसके अलावा अगर बात करें एग्रीकल्चर या फिर कोई भी दूसरी चीज़ें हैं तो वो आप यहाँ पर छोटे कोर्सेज बाय कर सकते हैं। टेस्ट कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप एक इंक्लूसिव पूरा कोर्स बाय करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको ये वाला मिल जाएगा, यहाँ पे 3000 के अंदर आपको ये कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। लाइव क्लासेस, कंप्लीट टेस्ट सीरीज हो जाएगा, करंट अफेयर्स हो जाएगा, नोट्स पीडीएफ अवेलेबल होंगे, सभी सब्जेक्ट आपके कवर करवाए जाएंगे। बट ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम के अंदर रहता है वो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ और साथ में जनरल अवेयरनेस, ये सारा कुछ आपको इस कोर्स के अंदर अवेलेबल होगा। तो आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल होगा और वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, दोनों जगह से आप इस कोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही है। किसी भी तरह कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो नए अपडेट्स आएंगे वो आपको सबसे पहले मिलती रहें। थैंक यू।